Hello everyone and welcome back once again with a new video of class 10th and we are on history, right? So it's your first chapter of history, nationalism in Europe and part 3, मतलब ये वीडियो का part 3 है और हम लोग exactly history के part 2 में थे, ठीक है? So part 2 में हम लोगों ने basically कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया था, तो as per I believe हम लोगों ने कर लिया था यहाँ तक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोक्रेट एंड मिडिल क्लास, ठीक है? ये यहाँ तक का कवर अप हो चुका था। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, पहले ही बोल देते हैं, है ना? वीडियो के लास्ट में नहीं बोलेंगे। बेल आइकॉन दबा देना, है ना, ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है बाबू, हो गया। अब एकदम साइलेंस क्लास के अंदर, चलिए डन। सो 2.2 बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम टुडे 2.2। और देखो 2.2 में आपको स्टार्टिंग में ही ऊपर में एक हेडिंग मिलेगा लिखा हुआ, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। सब लोग फटाफट से क्वेश्चन कॉपी निकाल लो, क्वेश्चन लिखो। आज के लिए पहला क्वेश्चन exactly the same, what did liberal nationalism stands for? What did liberal nationalism stand for, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए बेसिकली बाबू अगर बात करें, सबसे पहले समझ लेते हैं इसका बेसिक मीनिंग क्या है। ऑलरेडी आई बिलीव आई एक्सप्लेन्ड यू। सबसे पहले तो लिबरल वर्ड को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट इज क्लियरली गिवन इन योर बुक दैट द वर्ड लिबर, इट्स अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लिबर एंड इट्स मीन्स फ्री, एंड द वर्ड फ्री इज एग्जैक्टली नॉट केक पेक फ्री, इट इज द फ्री फॉर फ्रीडम। नाउ जब हम बात करते हैं फ्रीडम की, तो व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम वी आर टॉकिंग अबाउट? सो बेसिकली बिल्कुल वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल फ्रीडम, सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल फ्रीडम, एंड थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकल फ्रीडम। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्रीडम विच वी आर टॉकिंग अबाउट इन द चैप्टर। इस टॉपिक में हम लोग इन्हीं 3 की बात कर रहे हैं। अब ये समझो कि पॉलिटिकल फ्रीडम किसको कहते हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब होता है राइट टू वोट। राइट टू वोट, सब सिंपल भाषा में समझ लो। द वर्ड पॉलिटिकल फ्रीडम स्टैंड फॉर राइट टू वोट, नंबर 1, ठीक है? नंबर 1 ना, इसको नीचे कर देता हूं मैं, थोड़ा स्पेस रहे। सो पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम गाइज कंप्राइज नंबर 1 राइट टू वोट, नंबर 2 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और चौथा हो जाएगा ऑल टुगेदर यू कैन से अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है? 5वां एक और बात था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, like a monarchy which governed by a constitution. So ये 5 बातें थी जिनको ऑल टुगेदर आप बोलेंगे विल मीन द पॉलिटिकल फ्रीडम। राजनैतिक आज़ादी अगर ये 5 चीज़ें होंगी तो ही हम बोलेंगे कि है, अगर ये 5 चीज़ें नहीं होगी तो हम बोलेंगे कि राजनीतिक आज़ादी नहीं है, ठीक है ना? भारत में अभी भी अगर आपसे छीन लिया जाए राइट टू वोट, सो सिंपल लैंग्वेज में we will then not able to participate where in that process of election. Similarly
अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा, मतलब इफ़ यू डोंट हैव द फ्रीडम ऑफ टू फॉर्म एनी ग्रुप और पॉलिटिकल एसोसिएशन, अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो भैया हमें अधिकार ही नहीं होगा कि अपनी बातों को एक मेजॉरिटी के साथ व्यक्त कर सके। थर्ड, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, है ना। अगर हमें खड़ा होने का ही राजनीति में अधिकार नहीं होगा, चुनाव लड़ने का ही अधिकार नहीं होगा, तो फिर हमारी पार्टिसिपेशन तो रही नहीं। वन हु विल इन द टॉप, फिर तो वही वाली बात होगी, राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब जो करंट विधायक है उसी का बेटा विधायक बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा, कोई नया तो बन ही नहीं पाएगा। सो हियर द थर्ड पॉइंट मीन्स दैट ओनली कि एनीवन कैन बी अ मिनिस्टर, एनीवन कैन बी अ लीडर, है ना। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दैट दिस मीन, है ना। नंबर 4, अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लाइक अ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन डिबेट एंड डिस्कशन। 5वां नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन, अ कंट्री विच हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन and it will govern through the same only, the rules and regulation which is given here with that rule only. So इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मोनार्की वर्ड मैंने जोड़ दिया क्योंकि ये मोनार्की आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। यूरोप के अंदर सीधे डेमोक्रेसी नहीं आई थी, है ना। डेमोक्रेसी फ्रांस को छोड़ के बाकी यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे अभी, चाहे वो इटली यूनिफिकेशन हो, इटालियन यूनिफिकेशन, चाहे वो जर्मन यूनिफिकेशन, चाहे वो ब्रिटिश यूनिफिकेशन, सब में मोनार्की का रोल है। एंड इट वाज अर्लियर इट वाज अ मोनार्की ओनली, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बाद में चल के दे कन्वर्टेड एज कंप्लीट डेमोक्रेसी, बट इनिशियली दे ऑल आर मोनार्की, ठीक है। चलिए, तो ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, जल्दी कर लो फिर इरेज कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे किस चीज़ की, तो सोशल फ्रीडम की। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज सोशल फ्रीडम। व्हाट डज इट मीन, तो दिमाग में छाप लो। द फर्स्ट ऑफ ऑल द सोशल फ्रीडम मीन्स अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम all privileges based on birth, privileges based on birth, दिख रहा है ना। हाँ, सो पहली बात तो ये है कि सोसाइटी फ्री फ्रॉम ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा था। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th में, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट, थर्ड ई स्टेट इन फ्रांस। सिमिलरली आपका रशिया में भी था। वी हैव द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव बेस्ड ऑन द आइडिया, है ना, बेस्ड ऑन बिलीफ। तो ये जो डिफरेंसेस थे, इस डिफरेंसेस से अलग हो, प्रिविलेजेस नहीं हो। दूसरा, एन इक्वल सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ custom, on the basis of custom, you can say caste, religious practice, कॉमा जेंडर, बिल्कुल लिख सकते हैं जेंडर। सो एन इक्वल सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम, कास्ट, एक समान, एक बराबर का समाज हो इन चीज़ों के बात पे। थर्ड में क्या लिखवा दे भाई, people can be judged only on its profession. People can be judged only on its profession या by its profession, PROFF होगा ना, प्रोफेशन। डन हो गई बात, इतना ही है, 3 पॉइंट्स काफ़ी है। हाँ, डन हो गई बात। चलिए मिटा दूं, मतलब भी समझ गए होंगे आप, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड पॉइंट। ठीक है, रंग दे
चलो सो अब हम लोग बात कर लेते हैं बाबू इकोनॉमिकल फ्रीडम की। देखो व्हाट डज इट मीन, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल की, सो एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं कि एज अ नंबर 1 पॉइंट यू कैन राइट अ मार्केट फ्री फ्रॉम गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, अ मार्केट फ्री फ्रॉम गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, एक बाजार जो कि किसी प्रकार के गिल्ड के कंट्रोल में ना हो, सबसे आज़ाद हो। सो एनी वन कैन कम एंड एनी वन कैन इन्वेस्ट एंड एनी वन कैन अर्न मनी फ्रॉम इट, ठीक है। नंबर 2, wages should be equal for same work or post to men and women। ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था which is still going on, आज भी कहीं कहीं है, that men's are getting same work, men's are getting more wages, women's are getting less wages, है ना, सेम काम सेम पोस्ट, लेकिन पुरुषों को कम पैसा, ज़्यादा पैसा, महिलाओं को कम पैसा। सो दैट इज समहाउ इट्स अ रॉन्ग थिंग। सो सेकेंड फ्रीडम क्या है कि वेजेस शुड बी इक्वल फॉर सेम वर्क और पोस्ट टू मेन एंड वुमेन, ठीक है। तीसरा में जैसा कि भाई साहब ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी, तो यू कैन ऑल्सो गो विद दिस राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, संपत्ति का अधिकार हो। सो ये 3 पॉइंट्स इनफ है आपके पास। हाँ, एक और आप लिख सकते हो 4 नंबर, स्टैंडर्डाइज्ड वेट मेजरमेंट एंड करेंसी फॉर ट्रेड। हाँ, एक और पॉइंट है बहुत अच्छा वाला, भूल गए, दिमाग से निकल गया था, 5वां यहाँ लिख रहा हूँ। A market free from many trade barriers, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस और बैरियर्स जो लगे थे ना, उनसे मार्केट अलग हो। ये नहीं कह सकते कि अब मार्केट फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर, पूरी तरीके से ट्रेड बैरियर से आज़ाद मार्केट नहीं हो सकता, फिर तो सरकार को टैक्स मिलेगा ही नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो टैक्सेस लग रहा था या एक से ज़्यादा जो बैरियर्स थे उनको ख़त्म करके एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेड बैरियर होना चाहिए, जहाँ पे क्या हो कि एवरीवन विल पे दिस एंड दैट विल गो टू ऑल। फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, इंडिया की बात करूँ, सो वी हैव जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अगर आप कभी भी किसी होटल में गए होंगे, सो और ऐसे होटल में जहाँ आपको बिल मिले, तो उस होटल में आपको क्या मिलेगा, आपको एक रिसिप्ट मिलेगा जीएसटी का। आप वहाँ देखोगे लिखा हुआ 18% CGST, अगेन या सॉरी 9% CGST, 9% SGST, हाँ नीचे में, मतलब आपसे 18% लिया गया। 18% में 9% आपका सेंट्रल जीएसटी है, 9% आपका स्टेट जीएसटी है ना। चूँकि हम लोगों ने आपसे जीएसटी वसूला नहीं है, इसलिए हमने आपको जीएसटी वाला बिल नहीं दिया। लेकिन फैक्ट ये है कि एज वी आर हैविंग द जीएसटी नंबर, अपने पास जीएसटी नंबर है। आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आपको सामने बोर्ड दिखेगा प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ, नहीं कंपनी तैयार हो रही है, कंपनी की प्रोसेस में लगे हुए हैं, है ना। तो जैसे प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा तो उसका पूरा बैलेंस शीट मेंटेन होगा और हम लोगों को जीएसटी देना है आपके नाम से। तो हम लोग जो जीएसटी पे करेंगे आपके नाम से, उसमें CGST हम भी देंगे 9%, बिकॉज एजुकेशन पे भी 18% जीएसटी लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18% के स्लैब में डाला हुआ है एजुकेशन को। आप इंडिया में कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे अच्छे लेवल की, तो वहाँ आपको 18% जीएसटी पे करना है, जिसमें से 9% सेंट्रल को भी आता है, 9% राज्य को आता है। एग्जाम्पल, अगर आप कोटा LN जा रहे हो सपोज, तो राजस्थान में है तो 9% जाएगा केंद्र सरकार को, 9% राजस्थान सरकार को।
तो ये स्टैंडर्डाइज सिस्टम हुआ बैरियर्स का, उसी की बात यहाँ मैंने की है 5 नंबर पॉइंट में। इज इट ओके? क्लियर है बात? टॉपिक हो गया। जल्दी से आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसको कॉपी करो और अपने पास जो बुक है उस बुक को ओपन करके एक बार रीड कर लो। So the next point, when you turn your page, जैसे यहाँ पेज टर्न करोगे ना, you will get अन्य नहीं, उसके पहले 2 पॉइंट है। उसके पहले पहला पॉइंट क्या है? दिस वन। यहाँ पे क्या मिलेगा? यू विल गेट हाउ, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी was present in Europe. Explain with example. So आपका क्वेश्चन हो गया कि हाउ इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी वॉज प्रेजेंट इन यूरोप, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। सिंपल भाषा में कि यूरोप के अंदर कैसे आर्थिक अंतर या एक तरीके से आर्थिक, है ना, क्या था, अलगाव प्रेजेंट था। आप उसको एक्सप्लेन करेंगे किसके साथ? तो एक्सप्लेन देख करके एग्जाम्पल के साथ। देखो आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में बुक में लिखा है, आप बुक में टिक कर लो, नो नीड टू गो फॉर एक्स्ट्रा। देखो क्या लिखा हुआ है, पीछे से स्टार्ट करेंगे आप, लास्ट लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट लाइन। Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states। मतलब नेपोलियन ने जितने भी जगहों को जीता था वो टोटल 39 अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, उनके द्वारा जीते गए ये जो राज्य थे या फिर ये जो जगह था, ऑल इनको गवर्न कौन करता था? सो ही इज हैविंग अ गवर्नर, यू कैन से ही इज हैविंग अ गवर्नर, अ काइंड ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता था ये अपने हिसाब से रूल्स बनाते थे, इकोनॉमिकल रूल्स। क्या था वो रूल्स? ध्यान दो यहाँ पे, ईच ऑफ दीज पॉजेस्ड इट्स ओन करेंसी। हर किसी के अपने करेंसी थे, है ना। यही कारण है कल सुनने का, समझ रहे हो। बहुत पुरानी कहावत है अपने बिहार में, लत लुत बाई मोरले पचे ना, तो सुधार लीजिए। चलिए, सो ईच ऑफ द पोजेस इट्स ओन करेंसी। हर स्टेट की अपनी करेंसी थी। वेट सिस्टम मतलब अपना वेट सिस्टम था। मेजरमेंट सिस्टम मतलब अपना मेजरमेंट था। सो ये वो पॉइंट है ना जो ये दर्शाता है डिफाइन के तौर पे कि कैसे इकोनॉमिकल, आर्थिक तौर पे एक बहुत बड़ा अलगाव का भाव था। कहाँ पे? यूरोप के अंदर। अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ जो मैंने लिखा भी है, और आप एग्जाम्पल डालोगे 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा एग्जाम में, 1 नंबर नहीं कटेगा कभी भी किसी भी टेस्ट में, किसी भी एग्जाम में। एग्जाम्पल क्या देखो, देखो यहाँ, a merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। ये पहला पॉइंट हो गया एग्जाम्पल का। सेकेंड पॉइंट आ जाओ वहां से 3 लाइन नीचे, ठीक है। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द इली विच इज each region stood for a different length. An illy of textile material brought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mensch 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.5 centimeter। So you can easily see here, आपको clearly NCERT ने लिखा हुआ दिया है ये समझाने के लिए कि कैसे इकोनॉमिकल, आर्थिक तौर पे इतना अलगाव था यूरोप के अंदर।
दिस इज योर आंसर ओनली। क्लियर है? आपको अगर कहो कि सर इतना नाम याद करना होगा तो उसका भी उपाय है। 5-6 नाम दिया है, कम से कम कोई 2-3 नाम याद कर लेना, ठीक है? मेंज इजी रहेगा, न्यूरमबर्ग इजी रहेगा, है ना? तो इस तरीके से 2-3 नाम याद रख लीजिएगा, आंसर बना के लिख दीजिएगा, योर प्रॉब्लम विल सॉर्ट आउट। क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज ज़ोल्वेरिन? What was ज़ोल्वेरिन? है ना? What was ज़ोल्वेरिन? Mention the role played by ज़ोल्वेरिन to unify economic status of Europe। एक और प्रश्न भी आता है, इसको और करके लिख लीजिए। हाँ सेम होगा। हाउ ज़ोल्वेरिन created the first sense of collective unity in Europe। Do it fast। Do it fast। हो गया? चलो तो देखो पहला पॉइंट, आपसे कोई क्वेश्चन पूछिए, एक लाइन में आंसर देना। व्हाट वाज ज़ोल्वेरिन? सो योर आंसर विल बी ज़ोल्वेरिन वाज अ कस्टम यूनियन। ज़ोल्वेरिन वाज अ कस्टम यूनियन इनिशिएटेड बाय प्रूशियन किंग। याद रखना, यस, initiated by Prussian king। So ज़ोल्वेरिन was a custom union initiated by Prussian king। Now second question, what it did? क्या किया उसने? याद रखना, it reduced the currency from 30 to 2, है ना? 30 करेंसीज से 2 करेंसीज पे स्टेबल कर दिया, करेंसी कर दिया, 2 करेंसी, 30 की जगह 2 करेंसी को रिकॉग्नाइज किया ज़ोल्वेरिन ने। एक सबसे आसान तरीका याद रखने का, ज़ोल्वेरिन इज एज इक्वल टू CBSE। ज़ोल्वेरिन इज एज इक्वल टू CBSE। बात समझिए कैसे। M फॉर मुजफ्फरपुर, यू ऑल गाइज आर राइट नाउ इन मुजफ्फरपुर। M फॉर मुंबई, नहीं, आप मुजफ्फरपुर वाले ये सोचेंगे कि मुंबई वाला सब बहुत तेज होगा, उन लोगों के पास बहुत कुछ होगा। बेकार कॉन्सेप्ट है ये, दिमाग से निकाल दो। दे आर एज इक्वल एज यू, अगर इफ दे आर रीडिंग इन एनी CBSE स्कूल। मैं स्वामेन झा क्लास में अगर आपको अभी नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा रहा हूँ तो मुंबई के बड़े से बड़े CBSE स्कूल में भी पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप ही चल रहा होगा। वहाँ भी कोई टीचर यही चैप्टर पढ़ा रहा होगा एंड इन द सेम वे वो भी एक्सप्लेन कर रहा होगा अपने बच्चे को। सो मुजफ्फरपुर और मुंबई में कोई अंतर नहीं है। बिकॉज ऑफ whom? बिकॉज ऑफ द CBSE। CBSE प्रोवाइड्स अ सिंगल करिकुलम फॉर होल इंडिया। आप भी वही पढ़ते हैं जो मुंबई का बच्चा पढ़ता है, तमिलनाडु का बच्चा पढ़ता है, चेन्नई का बच्चा पढ़ता है, बैंगलोर का बच्चा पढ़ता है ना, दिल्ली का बच्चा पढ़ता है। इफ he or she is studying in a same CBSE affiliated school. So what CBSE did? CBSE created a educational unification। CBSE ने educational unification बनाया। CBSE में पढ़ने वाले पूरे भारत के बच्चे को एक कर दिया, अपना एक पैटर्न रख के। समझ रहे हो मेरी बात को? वही काम ज़ोल्वेरिन ने किया इकोनॉमिक्स के दुनिया में यूरोप के लिए। क्या किया? कहा कि भैया
हम लोग एक कस्टम बैरियर, एक कस्टम यूनियन है, और आप आइए, इसने सारे देशों को एक लेटर भेजा कि अगर तुम चाहो तो हमारा मेंबर बनो, अगर आप चाहें तो हमारा मेंबर बनिए। हमारे मेंबर बनने का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम जिस दो करेंसी को मानते हैं आप भी उसी को मानेंगे। द वेट सिस्टम विच वी फॉलो, आप भी उसी को मानना होगा आपको। द मेजरमेंट सिस्टम विच वी फॉलो, यू विल ऑल्सो फॉलो द सेम, आपको भी वही मानना पड़ेगा, है ना। तो हम जो चीज को एफिलिएट करेंगे आपको भी वही मानना पड़ेगा। अब जरा सोच के देखो, अगर आप सब लोग एक रूल को मानोगे, एक सिस्टम को मानोगे, तो अपने आप उस रूल या सिस्टम की वजह से यू ऑल गेट यूनिफाइड और नॉट द सेम। इसलिए मैंने दो क्वेश्चन लिखवाए आपसे। कभी बोर्ड में ये पूछा गया है क्वेश्चन, हाउ ज़ोल्वेरिन क्रिएटेड द फर्स्ट सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी। क्योंकि इकोनॉमी के लिए ही सही, बिजनेस के लिए ही सही, लेकिन पूरे यूरोप को यूनिफाई करने का पहला स्टेप था ज़ोल्वेरिन। लोगों ने पहली बार ज़ोल्वेरिन के कारण ये समझा कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट डज द वर्ड यूनिटी मीन्स, एकता क्या होती है, बेनिफिट ऑफ यूनिटी, एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग द सेम। डन हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूरे पैराग्राफ को फटाफट रीड कर लीजिए एक बार, बुक है आपके पास, जल्दी से रीड कर लीजिए, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं।